आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। आपका अंकुश एकेडमी में स्वागत है और मैं प्रियंका। आज बात करते हैं कि जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं, चाहे वह कोई भी स्टेट लेवल का पीसीएस हो या फिर यूपीएससी, जितना भी होता है जेपीएससी, बीपीएससी, बिहार दरोगा, उसमें जितना भी क्वेश्चन देखने को मिलता है हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता से, तो आज हम सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को इसमें शामिल किए हैं। अगर कोई भी स्टूडेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो अगर देखेंगे तो उनका हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, क्योंकि इसमें हम सारा क्वेश्चन ऐड किए हैं और जहां तक क्वेश्चन का लिंकअप होगा हम सारा बताएंगे। तो चलिए आप क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पिछला वीडियो में हम बताए थे कि हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता और वो हड़प्पा सभ्यता। आज हम उसी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसी को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। और इसमें सिंधु घाटी सभ्यता, जो सिंधु घाटी का सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है वो कौन सा है? मोहनजोदड़ो। कौन सा है? मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। और हड़प्पा से, जब हड़प्पा में खुदाई के दौरान तो हड़प्पा से स्वस्तिक चिन्ह मिला था। क्या मिला था? हड़प्पा से स्वस्तिक चिन्ह मिला है। हड़प्पा से स्वस्तिक चिन्ह मिला है। और हड़प्पा में 6 अन्नागार मिले हैं। कितने अन्नागार मिले हैं? तो 6 अन्नागार मिले हैं, जो ईंटों के बने चबूतरे पर 2 प्रांतों में हैं। हड़प्पा में 6 अन्नागार मिले हैं, जिसमें जो ईंटों के बने चबूतरे पर 2 प्रांतों में हैं। और यहाँ की जो फर्श थी, मतलब यहाँ फर्श की दरारों में गेहूं और जौ के दाने मिले हैं। जो हड़प्पा में 6 अन्नागार मिला है, तो वहां के जो ईंटों के बने चबूतरे पे जो दरार हुआ है उसमें किसका किसका साक्ष्य मिला है? गेहूं और जौ का। और हड़प्पा सभ्यता में सबसे मुख्य ये फसल है तो वो कौन है? जौ और गेहूं। ये उस टाइम जौ और गेहूं को सबसे ज्यादा उपजाया जाता था। अब आते हैं कि मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत। मोहनजोदड़ो, यहाँ पे हड़प्पा का मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ा इमारत कौन है? अन्नागार है। क्या है? अन्नागार। ये क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलता है एग्जाम में कि मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत तो अन्नागार है, जो कि 11.88 मीटर क्या है? लंबा है। 11.88 मीटर लंबा है और 7.01 मीटर चौड़ा है। 7.01 मीटर चौड़ा है। और गहरा कितना है? 2.43 मीटर गहरा है। 2.43 मीटर गहरा है। ये जो मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा जो अन्नागार मिला है वो कहाँ पे मिला है? तो मोहनजोदड़ो में। और इसका लंबाई 11.88 है और लंबा 43 मीटर गहरा, मतलब गहराई है। अब आते हैं कालीबंगा। ये जो हड़प्पा सभ्यता का जब काल था उस टाइम खुदाई के दौरान जितने भी क्षेत्र मिले हैं तो कुछ ना कुछ सब क्षेत्रों में कुछ साक्ष्य मिला है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे वही सब क्षेत्र के बारे में। तो जो कालीबंगा कहाँ है? तो राजस्थान में है। और कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियां। क्या होता है? कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियां। और कालीबंगा जो है वो राजस्थान में हनुमानगढ़ के जिला में है। यहाँ से जो जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो है जोते हुए खेत के साक्ष्य। यहाँ जो मिला है वो जोते हुए खेत के साक्ष्य। यहाँ का जो खेत है वो जोता हुआ मिला हुआ है। और यहाँ युगल सावधान मिला है। यहाँ युगल सावधान का प्रमाण मिला है और अग्निकुंड भी प्राप्त हुआ है। और अग्निकुंड, यहाँ पे जो कालीबंगा में चीजें मिली है वो जोते हुए खेत मिला है, युगल सावधान मिला है, फिर अग्निकुंड मिला है। उसके बाद यहाँ के मकानों में एक पल्ला वाला दरवाजा था। जो कालीबंगा के क्षेत्र में जितने भी मकान थे वहां पे एक पल्ला वाला दरवाजा होता था, एक पल्ला वाला दरवाजा लगा रहता था। और चूड़ियां और लकड़ी की नाली, चूड़ी और लकड़ी की नाली, वहां पे जो नाला यूज होता था उस टाइम, तो वो किसका था?
लकड़ी का कर दिए हैं। जोते हुए खेत, युग्म समाधान, अग्निकुंड, और यहाँ के मकानों में एक पल्ले का दरवाजा और चूड़ियां और लकड़ी की नाली, ये सारा जो मिला है वो कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। अब आता है कि लोथल। लोथल कहाँ पे है? तो ये गुजरात में है। और गुजरात में किस नदी के किनारे है? तो भोगवा नदी के किनारे। ये हमेशा भी देखने को मिलता है क्वेश्चन कि लोथल किस नदी के किनारे है? तो भोगवा नदी के किनारे है। अब लोथल के क्षेत्र से क्या क्या साक्ष्य मिला है वो जानेंगे। तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है? किसको? लोथल को। लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है लोथल को। यह हड़प्पा कालीन बंदरगाह नगर था। ये जो लोथल है उस टाइम हड़प्पा काल में ये बंदरगाह का क्षेत्र था। यहीं से आयात निर्यात होता था दूसरे देशों में। उस टाइम सबसे ज्यादा जो आयात निर्यात होता था वो मिस्र में होता था, ईरान में होता था और इराक में। यही सब देशों में आयात निर्यात होता था। और लोथल के चावल उपजाने के अवशेष पाए गए। लोथल में जो चावल उपजाने के अवशेष पाए गए हैं, कहाँ पे चावल उपजाने के अवशेष कहाँ पाए गए हैं? तो वो लोथल में पाए गए हैं। और यहाँ अन्न पीसने की चक्की कहाँ पे? लोथल में अन्न पीसने की चक्की मिला है। युगल सावधान के साक्ष्य यहाँ भी मिले हैं। कहाँ पे? तो लोथल में। और फारस की मुहर, ये जो फारस की मुहरें हैं ये कहाँ मिले हैं? लोथल में। नाव के साक्ष्य मिले हैं। हाथी दांत आदि यहाँ से मिले हैं। क्या क्या मिले? अन्न पीसने की चक्की मिले हैं, युग सावधान का साक्ष्य मिले हैं, फारस की मुहरें मिले हैं, हाथी दांत मिले हैं, ये सब, और नाव के साक्ष्य, ये सब लोथल के क्षेत्र में मिला है। और लोथल में एक चित्रित मृत भांड मिला है। लोथल में जब खुदाई के दौरान एक चित्र मिला है, मृत भांड चित्र। किससे? मृत भांड चित्र मिला है जो पंचतंत्र की कहानी चालक लोमड़ी की याद दिलाता है। लोथल में जो चित्र मिला है उसमें ऐसा चित्र है कि जो पंचतंत्र, ये विष्णुगुप्त की पुस्तक है कि कहानी में चालक लोमड़ी की याद दिलाता है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो कहाँ मिला है? तो लोथल में। ठीक, अब आते हैं कि चाहुंदड़ो। ये चाहुंदड़ो में खुदाई के दौरान क्या क्या साक्ष्य मिला है वो अब इसका बात करेंगे। तो यहाँ मनके बनाने के कारखाना, यहाँ मनके मतलब जो बर्तन कुछ होता था वो बनाने के यहाँ कारखाने थे। कहाँ? चाहुंदड़ो में। और एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पैरों का निशान, मतलब एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों का निशान मिला है। और गुड़िया बनाने का कारखाना प्राप्त हुए हैं। चूहनदड़ों से क्या क्या मिला? यह मनके बनाने की कारखाना और एक ईंट में बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पैरों का निशान मिला है। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों के पैरों का निशान मिला है। कहाँ? चौहनदड़ों में। और गुड़िया बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ तो कहाँ पे? ये चौहनदड़ों में। और 3 घड़ियालों तथा 2 मछलियों के अंकन वाली मुद्रा, वहां चौहनदड़ों में एक मुद्रा भी मिला है जिसमें 3 घड़ियालों तथा 2 मछलियों के अंकन वाली मुद्रा मिली है, जिसमें 3 घड़ियाल भी है और 2 मछलियों के अंकन वाली मुद्रा मिला है। और कांसी गाड़ी मिला है, वहां का साक्ष्य में कांस्य गाड़ी मिला है। वर्गाकार ईंट, वहां का जो ईंट का प्रयोग किया जाता था वो वर्गाकार ईंट था। कंघा, काजल, ये सब चौहनदड़ों के क्षेत्र से खुदाई के दौरान ये सब साक्ष्य मिला है। अब आते हैं सुरकोदहा। ये जो सुरकोदहा ये भी गुजरात में है। यहाँ पे जो मिला है, यहाँ पे कलश सावधान मिले हैं। घोड़े की हड्डी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जो घोड़े की हड्डी कहाँ मिला है? तो सुरकोदहा में मिला है। कहाँ मिला है? सुरकोदहा में मिला है। तराजू का पलड़ा, ये सब सुरकोदहा में मिला है। अब सिंधु सभ्यता में लोगों को लोहे की जानकारी नहीं थी। उस टाइम वहां पे
कांसा तैयार करने का, वहाँ पे ये सभ्यता को कांस्य युगीन कहा भी जाता है, क्योंकि वहाँ तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हुई थी, तो इसीलिए इस सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। और उस टाइम वहाँ के लोगों को लोहे की जानकारी नहीं मिला। वहाँ जितने भी खुदाई के दौरान सारा साक्ष्य मिले, सोना चांदी ये, मगर लोहा का वहाँ जानकारी नहीं मिला। इसी से अनुमान लगाया जाता है कि उस टाइम लोहे की जानकारी नहीं मिली थी। सिंधु सभ्यता में लोगों को लोहे की जानकारी, जो लोहा था उसकी जानकारी नहीं थी। और टेराकोटा, ये टेराकोटा क्या होता? आग में पकी हुई मिट्टियां, मतलब मिट्टी के जितने भी बर्तन बनाए जाते थे उसको आग में पकाया जाता था, जिसे टेराकोटा कहते हैं। मिट्टी के जितने भी बर्तन होते हैं उनको मजबूत करने के लिए आग में पकाया जाता है और उसी को टेराकोटा कहते हैं। इधर का जितना भी ये पार्ट है वो सारा एग्जाम की दृष्टि से सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, जिसको हम इसमें शामिल किए गए हैं कि कौन चीज कहाँ से मिला है, लोथल से क्या मिला है, उसके बाद कालीबंगा से क्या मिला है, चोंदड़ो से क्या क्या मिला है। अब आते हैं फिर कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में, जैसे हड़प्पा सभ्यता में, उस टाइम हड़प्पा सभ्यता में विनिमय का माध्यम, मतलब क्रय और विक्रय, लेन देन का जो साधन था वो था वस्तु विनिमय प्रणाली। क्या था? वस्तु विनिमय प्रणाली। उस टाइम पैसा दे के लिया नहीं जाता था, वस्तु के बदले वस्तु दिया जाता था। जैसे किसी को कुछ गेहूं चाहिए तो वो जौ दे के गेहूं ले लेता था। इस तरह का इस नियम को वस्तु विनिमय प्रणाली माना जाता है। अब आता है कि हड़प्पा संस्कृति की बहुत संख्या मोहरें सेल खड़ी से निर्मित है। हड़प्पा संस्कृति में जितनी भी मोहरें मिली है वो किससे निर्मित है? तो सेल खड़ी से निर्मित है। किससे? सेल खड़ी से निर्मित है। और वहां पे हड्डी के उपकरण, जो खुदाई के दौरान हड्डी मिले, तो हड्डी के उपकरण कहाँ से मिले हैं? महादहा से। कहाँ से? महादहा से प्राप्त हुए हैं। हड्डी के उपकरण कहाँ से मिले हैं? तो महादहा से प्राप्त हुए हैं। और भारत में हड़प्पा का बृहत स्थल, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको सुनिए कि भारत में हड़प्पा का बृहत स्थल कौन सा है? तो राखीगढ़ी है। कौन सा है? राखीगढ़ी। और राखीगढ़ी कहाँ है? तो ये हरियाणा में है। भारत में हड़प्पा का बृहत स्थल राखीगढ़ी है और ये कहाँ पे है? तो हरियाणा में है। और हड़प्पा में जितने भी मिट्टी के बर्तन होते थे उस पे कौन सा रंग लगाया जाता था? तो लाल रंग या फिर गुलाबी रंग। हड़प्पा में जितने भी मिट्टी के बर्तन होते थे उन बर्तनों पर लाल रंग का उपयोग होता था या फिर गुलाबी रंग का। वहाँ अधिकतर मिट्टी के बर्तन को लाल रंग का ही प्रत चढ़ाया जाता था। और एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल, मतलब जब खुदाई के दौरान एक ही कब्र, मतलब एक कब्र में 3 आदमियों को दफनाया गया था, वो कहाँ से मिला है? मतलब एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल दमदमा से मिला है। कहाँ में से मिला है? तो दमदमा से मिला है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल कहाँ से मिले हैं? तो दमदमा से मिला है। और सिंधु घाटी सभ्यता, ये जो सिंधु घाटी सभ्यता उसका जो पतन नगर है माना जाता है, वो लोथल को माना जाता है। किसको माना जाता है? लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता में पतन नगर माना जाता है, जिसका अंत वो लोथल को माना जाता है। और लोथल गुजरात के भोगा नदी के किनारे हैं। हम इतना क्वेश्चन को रिपीट करते हैं कि आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनको सारा चीज याद हो जाएगा। अब आता है मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ पे है? तो ये पाकिस्तान के क्षेत्र में है। अभी जो मेहरगढ़ है वो पाकिस्तान के क्षेत्र में। मेहरगढ़ एक ऐसा क्षेत्र था जहाँ पाषाण संस्कृति से लेकर और हड़प्पा सभ्यता तक जो पाषाण संस्कृति चल रहा था, पाषाण काल, और वहाँ पाषाण काल से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृति का अवशेष कहाँ प्राप्त हुआ है? तो मेहरगढ़ में। मतलब पाषाण काल से और हड़प्पा काल के बीच जितने भी कुछ हुए हैं उसका जो साक्ष्य अवशेष मिला है वो मेहरगढ़ में मिला है। और प्राचीनतम अस्थायी जीवन का साक्ष्य भी मेहरगढ़ में ही मिला है। और मेहरगढ़ में ही सबसे पहले बकरी भेड़
पालन शुरू हुआ था। कहाँ पे? तो मेहरगढ़ में। और प्राचीनतम अस्थाई जीवन का साक्ष्य भी मिला है तो मेहरगढ़ में ही मिला है। अब आता है धोलावीरा। ये धोलावीरा जो है ये भी गुजरात के क्षेत्र में आता है। कहाँ पे आता है धोलावीरा? गुजरात के क्षेत्र में। वहां पे जो मिला है वो उन्नत जल प्रबंध का साक्ष्य मिला है, मतलब उन्नत जल प्रबंध। उस टाइम जो जल प्रबंध का था वो वहां पे बहुत अच्छा ढंग से उसका व्यवस्था मिला हुआ है। कहाँ? धोलावीरा में। और किसने सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया? जब सिंधु घाटी सभ्यता खुदाई के दौरान हड़प्पा मिला तो हड़प्पा का नाम किसने दिया? डॉक्टर S.R. राव। किसने दिया? डॉक्टर S.R. राव। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता का नाम किसने दिया? तो डॉक्टर S.R. राव ने। अब है कि मोहनजोदड़ो के अधिकांश निवासी, उस टाइम जो मोहनजोदड़ो में अधिकांश जो निवासी थे वो किस प्रजाति के थे? तो ये भूमध्य सागरी प्रजाति के थे। किस प्रजाति के थे? भूमध्य सागरी प्रजाति के थे। मोहनजोदड़ो में जो अधिकांश निवासी थे वो भूमध्य सागरी प्रजाति के माने जाते थे। ऐसा अनुमान के थ्रू माना जाता है कि वो भूसागरी प्रजाति के होंगे। अब आम्री संस्कृति, आम्री संस्कृति जो है वो कहाँ से शुरू हुई? तो सिंध से। सिंधु सभ्यता से ही आम्री संस्कृति की शुरुआत हुई। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आते रहता। आम्री संस्कृति कहाँ से शुरू हुई? तो सिंध से शुरू हुई। और सिंधु सभ्यता को किस युग में रखा गया है? तो आदि ऐतिहासिक युग में। किस युग में? तो आदि ऐतिहासिक युग। और आदि ऐतिहासिक युग क्या है? जिसमें इसका लिखा हुआ तो मिलता है पर आज तक उसको कोई पढ़ नहीं सका है, मतलब यहाँ लिखित साक्ष्य मिला है पर उसको पढ़ा नहीं जा सका है। तो उसी तरह सिंधु सभ्यता में जो भी लिपियां मिली है वो आज तक पढ़ी नहीं गई है, इसलिए सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक युग में रखा गया है। और हड़प्पा में जितने भी शिला, मतलब जितना भी शिला मिला है वो उसका जो प्रकार है वो कैसा है? तो चकोर है। कैसा है? चकोर है। हड़प्पा शिलों का जो प्रकार है वो चकोर प्रकार का पाया गया है। चकोर मतलब ये चकुट, ये ऐसे करके चार कोण वाला पाया गया है। और हड़प्पा सभ्यता में जो ज्यादा पूजा जाता था वो कुबड़ वाला साँड़, कुबड़ वाला साँड़ लोगों के लिए विशेष पूजनी थी। वहाँ के जो लोगों ने जो पूजते थे तो वो कुबड़ वाला साँड़ को पूजते थे। और वहाँ पे मातृ देवी, मतलब धरती को उर्वरता की देवी मानकर पूजा करते थे। उस टाइम हड़प्पा सभ्यता में कहीं भी मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला है, मतलब खुदाई के दौरान कहीं भी मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला, जिसके अनुसार कहा गया है कि उस टाइम वहाँ देवी देवताओं कुबड़ वाला साँड़ का पूजा किया जाता था। अब कालीबंगा एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल है। एक कालीबंगा जो है राजस्थान के क्षेत्र में आता है, वो हड़प्पा कालीन स्थल का एक ऐसा क्षेत्र था जिसका निचला शहर लोगों के रहने के लिए भी वो किले से घिरा हुआ था। जो कालीबंगा क्षेत्र था उसका जो निचला क्षेत्र था, जिसका निचला शहर या निचला क्षेत्र जो लोगों के रहने के लिए भी वो किले से घिरे हुए थे। किसका क्षेत्र किले से घिरा हुआ था? तो कालीबंगा का निचला शहर वो किले से घिरा हुआ था। अब है कि उस टाइम वहां के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर ना खुलकर पीछे की ओर खुलते थे। हड़प्पा काल में उस टाइम वहां पे जितने भी दरवाजे थे वो सामने ना खुलकर पीछे की ओर खुलते थे। सिर्फ लोथल नगर जो लोथल है वहां के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। किधर? मुख्य सड़क की ओर। बाकी बात जितने भी क्षेत्र मिला है उसका जो दरवाजा था वो पीछे की ओर होता था। खिड़कियां और दरवाजे पीछे की ओर खुलते थे। सिर्फ लोथल एक ऐसा क्षेत्र था जहां घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। कहाँ खुलते थे? मुख्य सड़क की ओर।
अब आता है कि सबसे पहले जो कपास की खेती का साक्ष्य मिला है वो कहाँ से मिला है, वो ये सिंधु सभ्यता के लोगों को जाता है। सबसे पहले जो कपास की खेती का साक्ष्य मिला है और उसका जो श्रेय जाता है वो हिंदू सभ्यता के लोगों को जाता है। इन्होंने ही सबसे पहले कपास की खेती की होगी, किन्होंने, सिंधु सभ्यता के लोगों ने। अब है कि सिंधवासी कुल 9 फसलों का उत्पादन करते थे। जब वो लोग खेती करना शुरू किए तो वो लोग सब ज्यादा से ज्यादा 9 फसलों का उत्पादन करते थे। 9 फसलों का उत्पादन करते थे, जिसमें गेहूं और जौ मुख्य फसल था। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे मुख्य फसल कौन था, जौ और गेहूं। सबसे ज्यादा ये दोनों गेहूं और जौ का उत्पादन करते थे, गेहूं और जौ का सबसे ज्यादा उत्पादन करते थे। और धोलावीरा जो हड़प्पा सभ्यता स्थल का जो क्षेत्र है धोलावीरा, उसको 3 भागों में विभाजित किया था। धोलावीरा ही एक ऐसा क्षेत्र था जिसको 3 भागों में विभाजित किया था, और 3 भागों का नाम था दुर्ग, मध्यनगर और निचला नगर। क्या था, दुर्ग, मध्यनगर और निचला नगर। धोलावीरा क्षेत्र को 3 भागों में विभाजित किया था, दुर्ग, मध्यनगर और निचला नगर। अब आता है कि सिंधव सभ्यता, वहाँ के लोग यातायात के लिए बैलगाड़ी या फिर बैलगाड़ी का प्रयोग करते थे। उस टाइम वहाँ के लोगों जो आना जाना करते थे तो वो लोग बैलगाड़ी का प्रयोग करते थे। और सिंधु घाटी सभ्यता का अंत जो हुआ उसका बहुत सारे विद्वानों के द्वारा अलग अलग मत दिया जाता है। किन्हीं के द्वारा क्या कहा जाता है कि बाढ़ आने से ये इस हड़प्पा सभ्यता का विनाश हुआ, तो किन्होंने भूकंप को माना है कि भूकंप होने के कारण ये सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता का विनाश हुआ। किसी ने फिर जलवायु परिवर्तन को माना है। मतलब इसका स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिला है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो अंत हुआ वो किस कारण से हुआ है। बहुत सारे विद्वानों ने बाढ़, भूकंप, विदेशी आक्रमण, जलवायु परिवर्तन को माना है। किसको माना है, बाढ़, भूकंप, विदेशी आक्रमण और जलवायु परिवर्तन। ये सारे चीजों के आधार पर अनुमान के मुताबिक लगाया जाता है कि उस टाइम यही सब कारण की वजह से सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता का विनाश का कारण रहा होगा। आई होप आप लोग सब अच्छे से समझ गए होंगे। मैं जितना भी आज क्वेश्चन ली हूँ ये सारा एग्जाम में देखने को मिलता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। और जो इस चैनल पे नए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।